अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो पिछली बार हमने स्टैटिस्टिक्स में लेक्चर नंबर 3 दिया था टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन पे। ठीक है? तो हमने बोला था तब टैब कंपाइलेशन का जो पहला स्टेज होता है, द फर्स्ट स्टेज इन द कंपाइलेशन इज, हमने पिछली बार भी इसके बारे में बोला था, जो फर्स्ट स्टेज है वो आपके पास आती है, हाँ, तो वो आपके पास आती है क्लासिफिकेशन। तो अब हमने डेटा को क्लासिफाई किया, तो सबसे पहले क्या किया हमने? डेटा को कलेक्ट। डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमने डेटा को क्लासिफाई किया। अब हमारे पास क्लासिफाइड डेटा है, ठीक है। अब जब क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, पहचान लिया डेटा को, वो डेटा वो है, वो डेटा वो है, वो डेटा, यानी क्लासिफिकेशन हो गई। अब जब क्लासिफिकेशन होती है उसके बाद हम डेटा को टेबल में रखते हैं, उसको बोलते हैं टैबुलेशन। तो आप देख सकते हैं नाउ द डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल क्या होता है? टेबल एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है डेटा का। हम डेटा को रोज एंड कॉलम्स में जब रखते हैं उसको बोलते हैं टेबल्स, ठीक है। अब सर इसका फायदा है कुछ कि नहीं? टेबल का फायदा क्या है? इसके हमारे पास बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे इजी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। आपको पता है टेबल से जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हमें रिट्रीव करना आसान हो जाता है, अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। इट enables the investigator to present the data in a brief और condensed form। जब हम टेबल में डेटा रखते हैं ना, एक ब्रीफ समरी मिल जाती है, इन्वेस्टिगेटर अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाता है ताकि जो भी देखने वाला होगा उसको अच्छे से वो समझ आ जाएगा। ओके, देन थर्ड इज द कंपैरिजन इज मेड सिंपल। जब हम टेबल बनाते हैं तो डेटा के बीच में जो कंपैरिजन जितना पॉसिबल हो सकता है वो हमारा इजीली ईज हो, उसमें ईज हो जाती है। इट फैसिलिटेट्स इजी कंप्यूटेशन एंड हेल्प्स इजी डिडक्शन ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस। तो इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास टेबल्स है, यानी टैबुलेशन का स्टेप है, इससे एरर्स अगर कहीं पे या कहीं पे हमने कोई चीज ओमिशन कर दिया तो वो चीज भी ये हमें डिटेक्ट करके देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने टेबल जो बनाने हैं वो कितने तरीके से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है जनरल टेबल, दूसरा समरी टेबल, एंड थर्ड वन इज सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं नंबर 1 टेबल पे, जिसको हम बोलते हैं जनरल टेबल, ठीक है। तो जनरल टेबल क्या होता है? जनरल टेबल आप समझ लीजिए कि आप अगर किसी भी चीज, अगर आपको कोई थीम है, आप उस थीम के बारे में एवरी इंफॉर्मेशन डिटेल में लिखोगे, डिटेल में आप उसको मतलब दिखाओगे टेबल में। हर कोई इंफॉर्मेशन जो भी आपको किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उसको डिटेल्ड वे में आप उसको प्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जो टेबल हमको बनेगा वो हमें जनरल टेबल बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास जनरल टेबल होता है ये हर किसी चीज, हर किसी एस्पेक्ट, इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स, इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। जो ये जनरल टेबल होता है इसमें हर कोई साइड देखा जाता है, हर कोई चीज, हर कोई सब्जेक्ट जो भी रिलेवेंट होता है टू द थीम वो इसमें लिखा जाता है विद डिटेल्स। ओके, तो आप इसका पर्पस क्या होता है यहाँ पे पढ़ लीजिए। टू प्रेजेंट ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन अ सर्टेन प्रॉब्लम एट वन प्लेस फॉर इजी रेफरेंस। ताकि हम इसलिए सारी डेटा जो भी है हमारे पास एक ही जगह रखते हैं ताकि हमको रेफरेंस के लिए इजी हो जाए। जब हमें ढूंढना होगा तो हम रेफरेंस कर सकते हैं इस डेटा की ओर। तो इसके बाद हमारे पास समरी टेबल। देखिए जनरल टेबल क्या करता था, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी आपको थीम के या सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होती थी आप उसको प्रेजेंट करते थे टेबल में। मगर समरी टेबल आपको किसी खास चीज पे देता है। लेट अस सपोज, हम पढ़ते हैं पहले, दे आर स्मॉलर इन साइज एंड देन जनरल टेबल, ये स्मॉल होते हैं, एंड इम्फसाइज ऑन सम एस्पेक्ट ऑफ डेटा, ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा को नहीं मतलब कवर कर लेता है, इट कवर्स सम एस्पेक्ट। इसका मतलब समरी टेबल जो है ये असल में जनरल टेबल से ही निकाला गया है, इसीलिए इसको बोला गया है डेरिवेटिव टेबल। क्यों? क्योंकि ये जनरल टेबल से ही निकाला गया है। व्हाई? बिकॉज जो समरी टेबल में इंफॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी जनरल में होती ही होती है, क्योंकि जनरल में सारों की इंफॉर्मेशन होती है। और दूसरा चीज आप याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम जो है बेटा उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेटिव टेबल्स, ठीक है। तो अब कितने टेबल हो गए? जनरल टेबल और समरी टेबल। अब हमारे पास दो टेबल्स और है, एक को बोलते हैं सिंपल टेबल।
देखो सिंपल टेबल, मैंने आपको बोला था जब हमारे पास क्लासिफिकेशन होती थी बेस्ड ऑन वन एट्रीब्यूट, उसको बोलते थे हम जब हम सिंगल एट्रीब्यूट, एक ही एट्रीब्यूट हमारे पास होता था, उसको बोलते थे हम सिंपल क्लासिफिकेशन। इसी तरह अगर आपने टेबल ऐसे बनाया कि आपने खाली एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक ही एट्रीब्यूट को आपने कंसिडर किया, जैसे मिसाल के तौर पर हमने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को कंसिडर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है, ठीक है, एक ही वेरिएबल के बारे में आप बात कर रहे हो टेबल में, तो इस टेबल को बोलते हैं यूनिवेरिएट टेबल, ठीक है, या इसको सिंपल टेबल भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने खाली मार्क्स देखो, 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स है, 10 मार्क्स, 10 स्टूडेंट्स है जिनके 0 to 10 मार्क्स है, इसी तरह सारा टेबल मैंने बनाया है। तो इसका मतलब आपको याद रखने की चीज ये है कि यूनिवेरिएट टेबल में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खाली आपको एक ही कैरेक्टर पे आप ध्यान देते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है बाइवेरिएट टेबल, ठीक है, या उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है। तो बेटा कॉम्प्लेक्स टेबल हमारे पास वो टेबल होता है जो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पे वैलिड होता है, देखिए, यानी जो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस होता है, उसमें ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने, लेट अस सपोज, अभी हम एग्जांपल भी बात करेंगे, अगर हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में यूज किए तो उस टेबल को बोलते हैं टू वे टेबल, या उसको बोलते हैं बाइवेरिएट टेबल। पूछा जा सकता है बाइवेरिएट टेबल या टू वे टेबल में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होते हैं। अच्छा, थ्री, अगर आपने थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए तो उसको बोलते हैं हम थ्री वेरिएट, या सॉरी थ्री वे टेबल उसको बोलते हैं। अच्छा जी, अब अगर आपने ज्यादा किए, मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स किए आपने, आपके टेबल में थ्री से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्वॉल्व, उसको बोलते हैं हम हायर ऑर्डर टैबुलेशन, या बोलते हैं उसको मैनिफोल्ड टैबुलेशन। जैसे कि उसमें था हमें, जैसे हमने एट्रीब्यूट्स में पढ़ा था, सिंपल क्लासिफिकेशन, मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन होता था हमारा जब हमारे पास एट्रीब्यूट्स एक से ज्यादा होती थी। इसी तरह मैनिफोल्ड टैबुलेशन होता है वो वाला टेबल जिसमें आप तीन से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हो, तो उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैनिफोल्ड टैबुलेशन। अब हमारे पास, मैंने यहाँ पे बाइवेरिएट टेबल लिया है, मैंने आपको अभी बोला बाइवेरिएट टेबल जो होता है बेटा, इसमें आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं। सर यहाँ पे कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व है, हाँ यहाँ पे दो है, देखो कैसे, एक यहाँ पे मार्क्स है, एक यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जब यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल है, ओके। तो जब दो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हुए तो हमने इसको टेबल में रख दिया, ठीक है। तो ये जो टेबल बन गया, ये बन गया बाइवेरिएट टेबल। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने आपको बोला, एक है मार्क्स, दूसरा क्या है, जेंडर हम कह सकते हैं, सॉरी हम जेंडर कह सकते हैं क्योंकि जेंडर है ना यहाँ पे मेल फीमेल, तो यहाँ पे जेंडर हम कह सकते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे पास है बेटा थ्री वेरिएबल, ठीक है। इसमें हमने, ये जो हमने हमारे पास आप ये देख रहे हो, ये आपके पास थ्री वे टेबल है, क्यों, क्योंकि इसके यहाँ पे हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो यहाँ पे मार्क्स है, और यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है, एक तो यहाँ पे मार्क्स आ गया, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपके मार्क्स कितने हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे वो है जेंडर, मेल हो कि फीमेल हो। और तीसरा जिसके बेसिस पे हम टेबल बना रहे हैं वो है अर्बन हो कि रूरल हो, दैट मींस आप इस पे, जो इसको बोलते हैं स्पाशियल क्लासिफिकेशन, आप यहाँ पे स्पेशलिटी देखते हो, यानी ज्योग्राफी देखते हो बंदे की, कि वो अर्बन में रहता है या रूरल एरिया में रहता है, तो इसका मतलब ज्योग्राफी भी कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, इसीलिए इस टेबल को आप बोलते हैं थ्री वे टेबल। आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास टेबल तो सर खत्म हो गया, टेबल के क्लासिफिकेशन हमें इतने ही पढ़ने हैं। अब सर टेबल जो होता है हमारे पास, एक कैसा होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, जो टेबल हमारा होता है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ बेटा, क्या देखिए, सबसे पहला, टेबल में ये सारी चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें मैं बता देता हूं। सबसे पहला, टेबल का एक नंबर होता है और उसका टाइटल होता है, मैं आपको अभी सारा का सारा दिखा देता हूं। और स्टब होता है, स्टब बोलते हैं जो रोज की हेडिंग होती है, रोज की जो हेडिंग होती है उसको बोलते हैं हम स्टब। और कैप्शन होती है कॉलम्स की हेडिंग, जो भी आप कॉलम्स में हेडिंग लिखोगे उसको बोलते हैं कैप्शन।
और तीसरा होता है बॉडी ऑफ द टेबल, यानी बॉडी होता है जो आप टेबल के अंदर लिखोगे। फिर होता है फुटनोट, फुटनोट टेबल के नीचे लिखा जाता है, और सोर्स ऑफ द डेटा। बात करते हैं हर एक चीज की ए वन बाई वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ टेबल है, हो सकता है स्टब पे न्यूमेरिकल आए, इसको एमसीक्यू आए, कैप्शन पे बोला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम, टेबल नंबर और टाइटल कहाँ लिखा जाता है। हर कोई टेबल जो होता है उसका एक नंबर होता है ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए हमें, और हर किसी टेबल का आप टाइटल देते हो अकॉर्डिंग टू द टेबल, ठीक है, ताकि उस टाइटल से आपको ये पता चले कि ये जो टेबल है इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी थी, यहाँ पे देखिए, ये हमने टेबल बनाया था, यहाँ पे हमने टाइटल क्या रखा, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। दैट मीन्स ये इसका टाइटल है, ये टाइटल हमको ये इंफॉर्मेशन बता रहा है, कम से कम थोड़ा ओवरव्यू तो बता रहा है ना, तो शॉर्ट में बता रहा है कि यहाँ पर ये टेबल किसके बारे में है, ठीक है। तो इसी तरह आपका होना चाहिए टेबल नंबर और टाइटल होना चाहिए। अब आते हैं स्टब पे। स्टब आपका क्या होता है, स्टब आपकी हेडिंग होती है रोज की, और कैप्शन आपकी हेडिंग होती है कॉलम्स की। अभी मैं बात करता हूं, जब मैं आपको दिखा देता हूं टेबल कैसा होता है, ठीक है। तो कैप्शन में क्या होता है काम, ये कॉलम्स की हेडिंग, इसमें आपको हेडिंग्स भी होते हो सकती है, सब हेडिंग। जैसे ऊपर अगर टेबल आप देखोगे, ये आपके पास, मैंने क्या बोला, ये जो आपके पास होते हैं रोज की हेडिंग, ठीक है, ये आपके पास बेटा रोज की हेडिंग है। ये अगर आप इसको देखोगे, दिस इज द हेडिंग ऑफ रो, इसको बोलेंगे हम क्या, स्टब बोलेंगे इसको। अगर आप देखोगे ये वाली हेडिंग, मेल वाली हेडिंग, ये है ना मेल वाली हेडिंग, इसको, ये कौन सी हेडिंग है, कॉलम हेडिंग, इसको बोलेंगे हम कैप्शन। दिस इज द कॉलम हेडिंग, इसको आप बोलते हैं कैप्शन। और हमने यही बोला, अभी मैं बोल रहा था, देखो ये हेडिंग है, मेन हेडिंग, फिर इसके भी दो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स को बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो कॉलम हेडिंग होता है, ये बेटा आपके पास क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये भी आपकी हेडिंग एक है, 30 to 40, ये भी आपका स्टब है, ये भी आपका स्टब है। ये जो आप ये देख रहे हो यहां से सारा, ये इसको बोलते हो बॉडी ऑफ द टेबल, ठीक है। तो हर किसी टेबल में एक टेबल नंबर होता है, मिसाल वो यहाँ पे लिखते हैं हम टेबल नंबर क्या है, ठीक है, या यहीं पर लिखते हैं इसके साथ। फिर उसके साथ टाइटल लिखा जाता है, टाइटल के बाद हम कॉलम हेडिंग्स यूज करते हैं और करते हैं रो हेडिंग्स यूज, ये सारी रो हेडिंग्स है, ठीक है, ये 50 to 60, 60 to 70, तो ये सारी क्या है, रो हेडिंग्स। और रो हेडिंग्स को बोला जाता है स्टब, ठीक है, रो हेड्स को बोला जाता है स्टब। और आपके पास जो कैप्शन होता है, कैप्शन होता है आपके पास जी, आपके पास होता है वो कॉलम की हेडिंग। और याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सब हेडिंग, कैप्शन ओनली, स्टब ओनली, स्टब एंड कैप्शन, कैप्शन और स्टब। तो आपको ऑप्शन पता है, खाली कैप्शन के सब हेडिंग्स होते हैं, ठीक है, स्टब के सब हेडिंग्स नहीं होते हैं। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं हम, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद बॉडी, मैंने आपको बोला जो भी बॉडी ये होती है, जैसे ये टेबल था हमारे पास, ये सारा जो भी ये बॉडी है हमारे पास, इसको क्या ये, अगर हम बॉडी की बात करते हैं, ये हमारे पास सारी ये जो इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास है, इस सारे को बोलते हैं आप बॉडी ऑफ द टेबल, ठीक है। अंदर क्या लिखा है टेबल में, उसी को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द टेबल, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे, हमारे पास जो है उसके बाद फुटनोट। फुटनोट क्या होता है, फुटनोट होता है कि मतलब वो नीचे लिखा जाता है ताकि जो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इसको लेटर स्टेज पे रेफरेंस के तौर पे इसको लिखा जाए, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। अच्छा, उसके बाद ये फुटनोट ज्यादा मतलब रियरली ही यूज होता है। उसके बाद कभी कभार हम क्या करते हैं, टेबल को नीचे सोर्स ऑफ डेटा, यानी हम लिखते हैं कि लास्ट में कि हमने जो ये डेटा है ये कहाँ से हमने लाया, कलेक्शन ऑफ डेटा कहाँ से है, वो आप ऑलवेज प्रोवाइड करते हैं हम नीचे। यहाँ पे मैंने बेटा ये फॉर्मेट दिया है टेबल का, आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा जाता है टेबल नंबर, ये आपका टेबल नंबर का ये हो गया रो। उसके बाद लिखा जाता है टाइटल, और ये आपकी स्टब हेडिंग है, स्टब हेडिंग होती है ये वाली रो वाली हेडिंग, ये आपकी कॉलम हेडिंग है, ठीक है। ये जो आपके पास ये सारी हेडिंग्स है ना, ये सारी की सारी स्टब हेडिंग है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, रो हेडिंग्स। और ये आपके पास क्या है, कॉलम हेडिंग। और नीचे लिखते हैं हम फुटनोट, और लास्ट में लिखते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा चीज कहां पे लिखा जाता है टेबल में। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास, हमने टेबल भी सर देख लिया, अब हमको क्या देखना है, अब हमको पता होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, अब हमारे पास, अगर हमने टैबुलर टेबल ही बनाया, ठीक है, मगर हमने क्या किया, हमने उस टेबल में
उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख दी साथ, उस डिस्ट्रीब्यूशन, उस टेबल को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहेंगे बात, लेट सपोज यहाँ पे हमने हमने लेट सपोज स्टूडेंट लिए, लेट सपोज टोटल में 25, हमने उनके मार्क्स नोट किए। तो हमने क्या किया, हमने देखा 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, हमने यहाँ उनकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट 10 मार्क्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 10 मार्क्स इज 1। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाउ मेनी हैव गॉट 15, दो। हाउ मेनी हैव गॉट 20 मार्क्स, 3 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी हैव गॉट 25, 7 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी हैव गॉट 30 मार्क्स, 4 स्टूडेंट्स। तो ये जो आपने फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऐड कर दिया, इसकी वजह से जो टेबल का नाम पड़ गया उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यही आप देख सकते हैं, a tabular arrangement of raw data by a certain number of classes and a number of items, जहां पर नंबर लिखा जाता है उसी को आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जहां पे एक तो आप क्लासेस बनाते ही बनाते हैं, और उसके बाद क्लासेस के साथ साथ आप नंबर ऑफ आइटम्स भी, अगर आपने कोई क्लास बनाया, वो क्लास कितनी बार आ रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी भी हर किसी क्लास की लिख लेते हो, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को, उस टेबल को बताया जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। चलिए डिस्क्रीट देख लेते हैं। देखिए डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट होता है अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, ठीक है, और अगर हर कोई मतलब बहुत सारे इसमें बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ टाइम्स के लिए अपीयर होते होंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उसके कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, वो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यानी डिस्क्रीट आप ऐसे समझ लो, लेट अस सपोज, मैं मिसाल, अगर हमने यहाँ पे, मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया, देखो डिस्क्रीट खुद बताता है कि ये डिस्क्रीट है, यानी डिसकंटिन्यूटी है। कॉन्टिन्यूअस होता है, खुद बताता है कि मैं कॉन्टिन्यू हूं, मैं कहीं पे टूटा नहीं हूं, ब्रेक नहीं है कहीं पे, इंटरवल्स में ब्रेक नहीं है। देखो यहाँ पे कैसे ब्रेक है, जो डिस्क्रीट होता है ना उस डेटा में ब्रेक होता है। जैसे मिसाल, अगर यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स है, हमने यहाँ पे उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे 10 20 20 ये सारा है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो 12 है। जरा मुझे बताओ कोई है 12 डेटा, यानी 12 जिसको मार्क्स आए हैं, कोई नहीं है। तो यहाँ पे बीच में ब्रेक हो रहा है। जैसे यहाँ पे 10 मार्क्स है, 15, तो जो बीच वाले जो 4 मार्क्स है, मिसाल 11 मार्क्स है, 12 मार्क्स है, 13 है, 14 है, उनमें तो ब्रेक आ रहा है ना, वो तो यहाँ पे टेबल में है ही नहीं कहीं पे। इसी तरह 15 से 20 तक जो भी बीच में नंबर्स आ रहे हैं उनमें तो ब्रेक आ रही है, वो तो कहीं पे है ही नहीं। तो यहाँ पे हर इंटरवल में आप देखोगे ब्रेक्स है, तो देयर इज ए ब्रेक इन एवरी इंटरवल। तो जब भी आपको इंटरवल्स में ब्रेक होगी, आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी भी साथ में है ना, मतलब इसको लिखकर, फ्रीक्वेंसी क्या है हर किसी मतलब क्लास की, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आते हैं कंटिन्यूअस पे। कंटिन्यूअस में क्या होता होगा, जिसमें आपके पास इंटरवल्स में ब्रेक नहीं होती होगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कंटिन्यूअस कब यूज होता है और डिसकंटिन्यूअस कब, मतलब डिस्क्रीट कब होता है। कंटिन्यूअस होता है अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ही ज्यादा है, तो आप कितनी बार, आप मुझे बताइए, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत है, मिसाल 10 11 12 13 14 15, मिसाल की मान लेते हैं आपके पास 1 2 3 सो ऑन अप टू 100 तक है, तो फिर क्या आप 100 तक टेबल बनाओगे? फिर तो आपकी 100 एंट्रीज बन जाएगी। इस तरह से आपका टेबल कितना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आप देखो 100 की एंट्रीज बनानी है, चलो मान लेते हैं अगर 100 भी ना हो, लेट सपोज 10 लाख हो, तो कितना मुश्किल है। तो आप 10 लाख के लिए कितनी कॉपीज आप खर्च करोगे? तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, हम उसके लिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, कम उसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम करते हैं काम, लेट सपोज यहाँ पे बोलते हैं सप्लाई ऑर्डर्स फॉर मशीनरीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लांट, यानी कितने वीक्स में कितने ऑर्डर्स रिसीव होते हैं इस प्लांट के। लेट सपोज हम करते हैं इसको इंटरवल्स में ब्रेक। ठीक है, कैसे, लेट सपोज हम लिखते हैं 0 to 4। ठीक है, अगर 0 to 4 में आए तो वो कितने आए थे, 2 वीक्स में। 5 से 9 ऑर्डर कितने आए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक नहीं है इंटरवल में। और यहाँ पे डेटा भी कितना है, बहुत ज्यादा। देखिए 0 से स्टार्ट करना है 49 तक, तो आपको अगर ऐसे चले जाते आप डिस्क्रीट से, मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल से, आपको 49 तक सारा लिखना था। जैसे मिसाल आपको 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इसी तरह आपको चलते जाना था। लेकिन यहाँ पे जो डेटा बहुत ज्यादा है, हमने क्या किया, हमने ग्रुप्स बनाया, 5 5 के ग्रुप्स बना दिए। 0 to 4 में 5 आएंगे, ठीक है, इसी तरह 5 to 9 में, इसी तरह हम चलते गए। हमने क्या ग्रुप्स बना दिए, तो इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्लासेस।
इनको बोला जाता है क्लासेस। तो इसका मतलब हो गया जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम क्लासेस बना लेते हैं, फिर उन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी भी साइड में लिखी जाती है रिस्पेक्टिव क्लासेस की। जैसे अगर हमारे पास 10 to 14 है, इसका मतलब होता है जो 10 से 14 है आपको कितने वीक्स में मिल गए हैं, 11 वीक्स में 11 बार आपको मिले हैं। 10 to 14 ऑर्डर्स आपको 11 टाइम्स मिल गए हैं, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। जैसे अगर मैं ऊपर वाले डेटा को जो हमने ऊपर देखा था, आप देख सकते हैं ये वाला डेटा था, अगर मैं इसको लिखूंगा ना, इसी डेटा को लेट सपोज लिखेंगे हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसको हम लिख सकते हैं लेट सपोज 10 to 15, फिर बनाइए 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ठीक है, 30 to 35, फिर 35 to 40 एंड 40 to 45 एंड 45 to 50। फिर उसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, मिसाल 10 to 15 में कितने लोग हैं, एक तो आ जाएगा 15 वाला भी, ठीक है, और आएगा 10 वाला भी, इसका मतलब 3 आ जाएंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3। फिर 15 से 20 तक, ठीक है, इसी तरह आप सारा आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टेबल को जो बनाया मैंने, ये भी आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो फर्क क्या है, फर्क आप इतनी सी समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपके पास ब्रेक इंटरवल्स में नहीं होती है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो मतलब यूज होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स में। सबसे पहले मैंने आपको बोला जो ये ग्रुप्स यहाँ पे बनते हैं, मैंने आपको अभी बोला इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, क्लासेस बोला जाता है। तो सबसे पहली टर्म आपको आ जाती है क्लास। तो ये बोलता है अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस डिवाइड किए जाते हैं ग्रुप्स में और उन ग्रुप्स को हम बाउंड करते हैं बाय लिमिट्स, जैसे यहाँ पे हमने लिमिट्स लिया 0 यहाँ पे और 4 इसका लिमिट है ना, इस 0 को बोलते हैं लोअर लिमिट, ये जो 0 आपका है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो आपके पास 4 है इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सारे क्लासेस है, जैसे ये 10 to 14 भी एक क्लास है। हर किसी क्लास का एक लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है। जैसे अगर हम 25 to 29 की बात करते हैं, इसमें आपका लोअर लिमिट आ जाएगा बेटा 25 और अपर लिमिट आ जाएगा 29। तो दो चीजें हो गई। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन सी टर्म्स हमारे पास है। एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं क्लास लिमिट्स। ये मैंने आपको बोला हर क्लास की लिमिट्स होती है, एंड लिमिट्स जिसको बोला जाता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब होता है दूसरा चीज क्लास इंटरवल। देखिए क्लास इंटरवल को मैं लिखता हूं, अगर मुझे क्लास इंटरवल देखना होता है वो क्या होता है, आपको हो सकता है इस पे एमसीक्यू आए। क्लास इंटरवल की फॉर्मूला क्या है, वो हमेशा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे अगर आपको मैं बोलूंगा यहाँ पे मुझे क्लास इंटरवल निकाल कर दो, आप क्या करोगे, अपर लिमिट 29 है, लोअर लिमिट 25 है, तो वो आ जाएगा 4। आप देखोगे हर यहाँ पे हर एक क्लास की 4 आपकी क्लास इंटरवल्स है। क्लियर है बेटा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे जो हमारी है क्लास बाउंड्रीज। देखिए बाउंड्रीज क्या होता है, फर्क है यहाँ पे बाउंड्रीज में और इंटरवल्स में फर्क है, यानी मतलब क्लास लिमिट्स और बाउंड्रीज में बहुत फर्क है। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं अगर मेरे पास कोई क्लास है, लेट सपोज 25 to 30, लेट सपोज फिर है 30 to 35, ठीक है, या उसके बाद है लेट सपोज 35 to 40। ये मेरे पास क्लासेस है। लेट सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी है लेट सपोज 3, इसकी 4, इसकी 5, कुछ भी रखते हैं। अब देखिए क्लास बाउंड्रीज क्या होता है, हर किसी क्लास का क्या होता है काम, मिड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपका अपर लिमिट होता है और लोअर लिमिट होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा क्लास बाउंड्रीज आर द मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन किसके मिड पॉइंट्स होते हैं, दिमाग में रखना है, ये बेटा मिड पॉइंट्स होते हैं किसका, मगर लेट सपोज अगर मैं ये इसको मैं फर्स्ट इंटरवल रखता हूं, सेकंड क्लास इंटरवल, थर्ड क्लास इंटरवल, इट इज द दीज आर द मिड पॉइंट्स बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास। मान लेते हैं हमने इस वाले को लिया, ठीक है, मैं कुछ और यूज करता हूं, कोई और कलर। लेट सपोज हमने ये वाला क्लास लिया, इसका अपर लिमिट कौन है 30, फिर एंड द लोअर लिमिट ऑफ इट इज सक्सीडिंग क्लास, फिर इसके बाद वाला जो क्लास है लेट सपोज वो 30 है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 ही आ जाएगा। तो ये इसका बेटा बाउंड्री है, यहाँ पे बाउंड्री है। मान लेते हैं अगर हम ऊपर वाले डेटा का करेंगे, लेट सपोज मैं ऊपर वाले डेटा का करूंगा कैलकुलेट क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर किसी की होती है अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री, ये हमारे पास है डेटा। मैं बोलता हूं यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हम बाउंड्रीज कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये जो आपके पास लास्ट वाला अपर लिमिट है तो 4 है, लोअर लिमिट कितना है बेटा 5, इन दोनों का हाफ करते हैं, वो कितना बनेगा 9/2, दैट मीन्स 4.5, ठीक है।
तो इसका मतलब जो इसकी लो बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री इस इंटरवल की 5 से लेकर 9 तक जो वाल है, ठीक है, या आप कह सकते हो ये जो ये वाला है इसकी जो अपर बाउंड्री है वो है 4.5, और यही अपर बाउंड्री दूसरे के लिए बन जाएगी लोअर बाउंड्री। दिस विल बी लोअर बाउंड्री फॉर द सक्सीडिंग क्लास, मगर ऊपर वाले क्लास के लिए ये बन जाएगी अपर बाउंड्री। और आप मुझे बता सकते हो ये जो ये वाला पहला वाला होगा इसकी लोअर बाउंड्री क्या होगी, 0 को माइनस करना है 0.5, क्योंकि आप देख रहे हो 5 को आपने माइनस 0.5 किया तो बन गया 4.5। इसी तरह फिर इसकी लोअर बाउंड्री क्या बनेगी, आप देख सकते हो 9 को 10 करेंगे ऐड, वो बनेगा 19, 19 डिवाइडेड बाई 2 इज 9.5, तो आपकी जो लोअर बाउंड्री बनेगी वो बनेगी एल, वो बनेगी 9.5। अब आप मुझे बताओ ये जो आपके पास ये 35 टू 39 है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे ये जो 35 टू 39 है इसका लोअर बाउंड्री मुझे बताइए क्या है, और मुझे अपर बाउंड्री। पहले मैं एक दिखा, चलो मैं ये दिखा देता हूं। इसकी लोअर बाउंड्री आ जाएगी बेटा 34 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 34.5 जब आप देखोगे। और इसकी अपर बाउंड्री कैसे निकालनी है, 39 को ऐड करना है 40, अभी मैंने बोला ना डेफिनेशन, तो 39 को ऐड करते हैं हम 40 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आएगा 39.5। तो इसकी लोअर बाउंड्री है 34.5, अपर बाउंड्री है 39.5। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये जो आपके पास 40, चलिए इसको कीजिए 40 टू 44, इसकी मुझे लोअर बाउंड्री आप बताइए और इसकी मुझे आप अपर बाउंड्री भी बताइए। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस और भी है। जैसे हमारे पास विड्थ है, विड्थ क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास अपर, देखो अभी हमने क्या निकाला, यहाँ पे मान लेते हैं हमने क्या किया काम, लेट्स सपोज इसकी लोअर बाउंड्री क्या थी 9.5, अपर बाउंड्री क्या थी 14.5। अब अगर आप इन दो अपर बाउंड्री को माइनस करोगे लोअर बाउंड्री, देखो एक होता है क्लास इंटरवल, डिफरेंस है बेटा, क्लास इंटरवल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दूसरा होता है आपके पास विड्थ, विड्थ होता है अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। तो वो कितना बनेगा, 14 माइनस 5 में से 9.5 जब आप माइनस करोगे बेटा तो वो 5 बनेगा, 14.5 में से 9.5 कट कीजिए तो वो कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो आपका जो विड्थ बनेगा वो कितनी है यहाँ पे, विड्थ, विड्थ यहाँ पे बेटा 5 है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, जैसे आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मगर जो आपके पास विड्थ होता है उसको बोलते हैं हम, हाँ बेटा, अपर बाउंड्री माइनस डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री एंड द लोअर क्लास बाउंड्री। जैसे मैंने आपको बोल दिया, अगर आप लेट सपोज फॉर क्लास 0 to 4 देखोगे, इसके लिए अपर बाउंड्री क्या होगी 4.5 और लोअर बाउंड्री क्या होगी -0.5, क्योंकि 0.5 आपको कम करना है। विड्थ कितनी होगी, विड्थ आपको होगा अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, दैट मींस अपर बाउंड्री 5 है माइनस ऑफ -0.5, ये आपका विड्थ होगा। तो विड्थ आपकी होगी हमेशा 4.5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 बनेगा आपका विड्थ। आई होप कि ये आपको क्लियर होंगे, ये टर्म्स जो भी मैं आपको समझा रहा हूं ये आपको क्लियर हुई होंगी। अब आपकी आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी दो टाइप्स आते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास इंक्लूसिव मेथड आता है और आता है एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है, वो लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम इतना ही यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बेटा टैबुलेशन देखा, टैबुलेशन कैसे करते हैं हम, फिर टेबल के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा टेबल होता है, फिर टेबल का फॉर्मेट भी आज हमने देखा, फिर हमने देखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और हर टाइप हमने डिस्कस किया। जैसे उसका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी जो मैंने अभी सारी की सारी टर्म्स आपको बता दी। अब हमारे पास जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं उसको लिखने के दो तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड, एक को बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आ गया तो मैं इंशाल्लाह जल्दी आपके लिए कंप्यूटर सेक्शन भी आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं और फिजिक्स भी। तो आप सपोर्ट कीजिए मेरी चैनल को, आप जाके वहां पे आपको एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, और आप टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको सारी ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल सकती है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड्स। तो अगले वीडियो में यहां से स्टार्ट होगा हमारा लेक्चर।
तो आज के लिए इतना हम पढ़ते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।